नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 में आज हम अध्ययन करेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वरलिपि का अध्ययन। पिछले वाले वीडियो में हमने भातखंडे जी की स्वरलिपि का अध्ययन किया था, जो कि समस्त उत्तर भारत में प्रचलित है। और जो पलुस्कर जी की स्वरलिपि पद्धति है, यह पूरे दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश, मैसूर आदि प्रांतों में ये पद्धति का अध्ययन किया जाता है। आज हम पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वरलिपि का अध्ययन करेंगे। इसमें शुरुआत में यही है, जिन स्वरों के नीचे कोई चिन्ह नहीं होता वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर समझे जाते हैं। जैसा कि उत्तर पद्धति में भी यही है कि जिन स्वरों के नीचे कोई चिन्ह नहीं होता वे स्वर मध्य सप्तक के समझे जाते हैं। जैसे कि आगे लिखा हुआ है रे ग म प। फिर इसके बाद है जिन स्वरों के नीचे हलंत का निशान होता है उन्हें कोमल या विकृत स्वर मानते हैं। जैसे री के नीचे हलंत है, ग के नीचे हलंत है, ध और नी के नीचे हलंत है। दक्षिण भारत पद्धति में हलंत का निशान लगाते हैं, जबकि कोमल या विकृत स्वर के लिए उत्तर भारत पद्धति में बिंदी का निशान लगाते हैं। मध्य सप्तक के में नीचे एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तीव्र या विकृत मध्यम को उल्टे हलंत के द्वारा दिखाया जाता है। तीव्र या मध्यम, जैसे उत्तर भारत पद्धति में रेगा ध्वनि कोमल है, उसी तरह दक्षिण भारत पद्धति में भी रेगा ध्वनि कोमल है और तीव्र जो विकृत मध्यम है उसे हम उल्टे हलंत के लिए दिखाते हैं। पर उत्तर भारत पद्धति में हम ऊपर खड़ी रेखा के अनुसार दिखाते हैं। ऊपर बिंदु वाले स्वर मंद्र सप्तक के स्वर कहलाते हैं। दक्षिण भारत पद्धति में है जो ऊपर बिंदी लगी होती है जिन स्वरों के, वे स्वर मंद्र सप्तक के कहलाते हैं, जबकि उत्तर भारत पद्धति में ये स्वर तार सप्तक के कहलाते हैं। जिन स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा होती है वे तार सप्तक के स्वर कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर स्वर के ऊपर खड़ी रेखा है, वह तार सप्तक के स्वर कहलाते हैं। स्वर पर मात्राओं के लिए इस प्रकार चिन्ह रखे जाते हैं। 4 मात्राओं के लिए क्रॉस का चिन्ह, 2 मात्राओं के लिए आड़े में एस का चिन्ह, 1 मात्रा के लिए डैश का निशान, आधी मात्रा के लिए शून्य का निशान, 1/4 मात्रा के लिए 1 चंद्राकार और 1/8 मात्रा के लिए 2 चंद्राकार का प्रयोग करते हैं। हम उच्चारण के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं और गीत के अक्षरों के ठहराव को लंबा करने के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसा कि उत्तर भारत पद्धति में भी स्वर को आगे बढ़ाने के लिए हम एस के निशान का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से पलुस्कर जी की स्वरलिपि पद्धति में भी स्वर के आगे तो एस का चिन्ह लिखा जाएगा और उसके नीचे जो हम शब्द लिखते हैं स्वरलिपि में, उसके आगे जहाँ पर एस का निशान है यानी कि अवग्रह का जो चिन्ह है उसके आगे बिंदी लगाई जाएगी। जबकि उत्तर भारत पद्धति में जब हम स्वर लिखते हैं तो स्वर के आगे तो एस का निशान लगता है उसे बढ़ाने के लिए, और जब हम नीचे उसके बोल लिखते हैं तो उसके आगे डैश का निशान लगता है। परंतु दक्षिण भारत पद्धति में बिंदुओं का प्रयोग होता है। स्वर के नीचे 1/3 या 1/6 इत्यादि लिखा हो तो वहाँ
एक मात्रा में 3 या 6 स्वर बोले जाते हैं। किसी स्वर के ऊपर कोई दूसरा स्वर लिखा हो तो उसे कर्ण स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि प लिखा हुआ है और ऊपर छोटे अक्षर में म लिखा हुआ है, तो वह कर्ण स्वर कहलाएगा, यानी कि हमको म को हल्का सा छूना है, वह कर्ण स्वर कहलाते हैं। ताल के सम के लिए 1 का चिन्ह लगाते हैं, खाली के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अन्य तालियों के लिए क्रमशः उन गिनतियों का प्रयोग करते हैं जिन गिनतियों पर ताली लगानी होती है। यानी कि जो हम ताल का जो हमारा वर्णन है उसमें अलग अलग प्रकार से सम के लिए पहला 1 लिखा जाता है, जबकि उत्तर भारत में सम के लिए क्रॉस का चिन्ह हम लगाते हैं। खाली के लिए दक्षिण भारत पद्धति में प्लस का चिन्ह का प्रयोग होता है, और जबकि उत्तर भारत पद्धति में खाली के लिए 0 का चिन्ह होता है। अन्य तालियों के लिए क्रमशः हम उन गिनतियों का प्रयोग करते हैं जिन गिनतियों पर ताल लगानी होती है। अर्थात अगर हम दूसरी ताली आती है तो 2 लिखेंगे, तीसरी ताली होती है तो 3 लिखेंगे, चौथी ताली होती है तो हम 4 लिखेंगे। इस प्रकार से अलग अलग तालों का, मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं। यह जो है हमने आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वरलिपि के बारे में आपको बताया है। पर यहाँ हम उत्तर भारत में रहें और यहाँ पर विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति का अध्ययन तो दक्षिण भारत में होता है, और उत्तर भारत में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति का अध्ययन होता है। और उन्हीं की लिखी हुई क्रमिक पुस्तक मालिकाएं भाग 1 से लेकर 6 तक में हम उनके लिखे हुए लक्षण गीत, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, तराना आदि का हम आगे अध्ययन करेंगे। हम उत्तर भारत पद्धति के द्वारा शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करेंगे। ये थी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वरलिपि, और इससे पहले हमने आपको विष्णु नारायण भातखंडे जी की स्वर पद्धति का अध्ययन बताया था हमने आपको। अब दोनों में जो अंतर है वह भी हमने आपको साथ के साथ बता दे हैं। दोनों पद्धतियों के जो अंतर हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। आपको दोनों पद्धतियों के स्वरों का, ताल का ज्ञान होना चाहिए, और विशेषकर भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति का आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि कौन से स्वर ताड़ सप्तक के हैं, कौन से मंद्र सप्तक के हैं, किस तरह से होगा, कोमल तीव्र क्या स्वर होते हैं। क्योंकि आगे जाके जब हम स्वरलिपि लिखेंगे तो स्वरलिपि हमारे सामने होगी लिखी हुई, तो हमें पता रहेगा कि हमें क्या स्वर गाना है, कैसे गाना है। इसलिए स्वरलिपि पद्धति का अध्ययन कीजिए। दोनों ही पद्धतियाँ अपना अपना स्थान रखती है, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। इसलिए दोनों पद्धति का अध्ययन कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।